Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं सीटेट के रिज़ल्ट्स का और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और जिनका नहीं भी गया है उन्हें तब भी होप थोड़ी सी नहीं छोड़नी चाहिए। उनका पेपर हो सकता है 1-2 मार्क्स से क्लियर हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं, पहली बात तो वो एक एनालिसिस है 1 फरवरी 2003 का और मॉर्निंग शिफ्ट का। एक चीज़ और है कि आप लोगों ने जो आंसर की मैच की होगी या फिर आपने जो आंसर्स टिक किए होंगे आपने ज़रूर मैच करके देखे होंगे आंसर की के साथ, तो आपको लगा होगा कि हाँ ठीक है ये आंसर्स करेक्ट है वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि आप लोग आगे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस देंगे जॉब के लिए, क्योंकि आपका जर्नी यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है, अभी आपको और बहुत वॉक करके जाना है, अभी आपको बहुत दौड़ना है। तो उसके हिसाब से उस लिए आप सीटेट का जो एग्ज़ामिनेशन आपने दिया है उसके ऑप्शंस को ज़रूर देखें कि हमने ये टिक किया तो क्यों किया, या फिर ये आंसर है तो क्यों है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। सो आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए मैं जो शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट है, मतलब 1 फरवरी 2003 का मेरे पास ये एग्जामिनेशन है और इस सीडीपी के क्वेश्चंस का एवरी 10 क्वेश्चंस हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, 10-10 क्वेश्चंस करके डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो लेक्चर में। और धीरे धीरे करके जितनी भी सेक्शंस हैं हम वो ख़त्म करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे कि इसके पीछे का ये रीज़न है तो क्यों है। अच्छा, आंसर की में कुछ मुझे ऐसे भी लगा कि कुछ गलत भी चीज़ें हैं जिसके मार्क्स मिलने चाहिए, जिन लोगों ने या बच्चों ने चैलेंज किया होगा, तो हम वो भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज इसका एनालिसिस करने वाले हैं। बट सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अब एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने तो एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन अभी आपको DSSS जैसे एग्ज़ाम देने हैं, KVS जैसे एग्ज़ाम देने हैं, अगर आपके बेसिक्स ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर आप कैसे उन एग्जामिनेशंस तक उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे या कैसे वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो इसीलिए आपको सीटेट के क्वेश्चन जो आपका खुद का शिफ्ट है उसका एनालिसिस तो देखना ही देखना चाहिए कि इसके पीछे का ये रीज़न है तो क्यों है। तो इसलिए हम एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। और दूसरा, ये दूसरे जितने भी बच्चे हैं, जो मतलब जितने भी लर्नर्स हैं जो नेक्स्ट सीटेट देंगे, उनको तो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली का आया हुआ एग्ज़ाम है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो कैसा पैटर्न है, कैसा लेवल है, तो इसके लिए उन स्टूडेंट्स को भी, ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। हम सीडीपी से शुरू कर रहे हैं, तो पहले सीडीपी के 30 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे दूसरे सेक्शन के 30 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे करके हम पूरा अपना सीटेट का जो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो कंप्लीट करेंगे। ये है 1 फरवरी 2003 मॉर्निंग शिफ्ट का। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ से होता है, यानी कि प्रभावित किस चीज़ से होता है। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन का मतलब खोल के समझाती हूँ, क्योंकि ये आगे आने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा है कि उनको क्वेश्चन का पैटर्न और सारी चीज़ें समझ में आए, और हमने जो एग्जामिनेशन दिया है हमने क्या सोच के इसको टिक किया है और एक्चुअली क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो भी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस बाय, यानी कि जो एक बच्चे का विकास होता है, मतलब जिस जिस स्टेजेस में जिस जिस तरीके से बच्चे का विकास होता है उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसे कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ये क्वेश्चन है। तो जैसे कि मान लो कि ये एक बच्चा है, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि इसका विकास हो रहा है, यानी कि ये अपने विकास के स्टेज पर है, धीरे धीरे इसका विकास होगा, ये बढ़ेगा, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि इसके संज्ञान का विकास होगा। संज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, तो इसकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगी, ये थोड़ा इमोशनल भी होगा, ठीक है, ये थोड़ा सोशलाइज भी होगा लोगों के साथ, यानी कि इसको समाज के साथ उठना बैठना कैसे क्या है वो सब सीखना पड़ेगा, समाजीकरण करना पड़ेगा इसका। तो विकास के दौरान बच्चे को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, उसके विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। तो पहला है स्टूडेंट्स पर्सनल फैक्टर, यानी कि विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक। तो बिल्कुल, विद्यार्थी जिस सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, जिस फैमिली के कल्चर से आ रहा है, वो ज़रूर उसके विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग से आ रहा है, या फिर जिसके घर में पैसा नहीं है और एक मील भी, मतलब मील इन द सेंस कि एक भरपेट खाना भी वो नहीं खा पाता है, तो उसका विकास तो अवरुद्ध होगा ही। तो इसलिए बच्चे का जो भी पर्सनल फैक्टर है, बच्चे के पर्सनल फैक्टर का मतलब है कि उसके मम्मी पापा, ठीक है, उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
ये सब कुछ बच्चे का विकास जो है वो प्रभावित करता है। तो इसीलिए बच्चे का जो भी विद्यार्थी का व्यक्तिगत कारक होगा, यानी कि उसके पर्सनल फैक्टर होंगे, वो उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। फिर आता है स्कूल का क्लाइमेट। अच्छा, ये स्कूल का क्लाइमेट वो वाला क्लाइमेट नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये है माहौल। इसमें माहौल की बात हो रही कि स्कूली माहौल कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि उस बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है स्कूल में, कि कोई टीचर जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम इधर बैठो, तुम इस पर्टिकुलर कास्ट के हो, तुम इस पर्टिकुलर सेक्स से बिलोंग करते हो, या फिर तुम इस कम्युनिटी के मेंबर हो रिलीजियसली, या कुछ इस तरह से, मतलब तुम इस रिलीजन के हो। ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है ना बच्चे के साथ, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर उसका डेवलपमेंट प्रभावित होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल सही हैं। कौन कौन से? कि विकास अवरुद्ध होता है या फिर विकास प्रभावित होता है कब? बच्चे के पर्सनल फैक्टर से, यानी कि विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारक। उसके घर में अगर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है तो बच्चा भी, एक तो पहली बात तो डिस्टर्ब्ड रहेगा, ठीक है। उसके घर में हमेशा से शोर शराबा है तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा, तो उसका विकास भी अवरुद्ध रहेगा। और दूसरा, स्कूल का क्लाइमेट। अगर स्कूल का क्लाइमेट अच्छा है तो बच्चे का विकास और अच्छे से होगा। स्कूल का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, मतलब उसका माहौल अच्छा नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, या फिर टीचर जो है सपोर्टिव नहीं है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो फिर ऐसे में बच्चे का विकास इन्फ्लुएंस्ड होगा, प्रभावित होगा। फिर आता है सोशल फेमिलियल इन्फ्लुएंसेस। तो सोशल यानी कि सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव, यानी कि परिवार का और समाज का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। यदि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, अच्छा कंड्यूसिव, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हो, तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, फलेगा फूलेगा। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो उसका डेवलपमेंट अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लुएंस्ड होगा या फिर प्रभावित होगा। तो ये प्रभाव जो है ना वो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रभाव केवल बुरा ही होता है। प्रभाव जो है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बोलते बोलते हैं ना कि हम आपके विचार से बहुत प्रभावित हुए, यानी कि हमें आपके विचार इंस्पायरिंग लगे, अच्छे लगे। तो जो ये डेवलपमेंट है, विकास है, ये बच्चे के पर्सनल फैक्टर का बहुत अच्छा है। बच्चा अगर अमीर घर से आता है, उसके पास सारी रिसोर्सेज है, तो हो सकता है कि वो बाकियों से बेटर कर ले। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज के बाद भी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और चले जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रभाव है ना, ये अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। इसलिए डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है बच्चे के पर्सनल फैक्टर, स्कूल का क्लाइमेट और सोशल फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस से, यानी कि इन तीनों चीज़ों से। तो आंसर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और यही आपका आंसर की भी है। सीटेट का जो आंसर की भी है वो भी यही है, फोर्थ इज दी राइट आंसर। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो को देखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड इंश्योर पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यानी कि हर एक पेरेंट्स को, हर एक टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे का जो चाइल्डहुड हो वो पॉजिटिव हो, अच्छा हो। क्योंकि बच्चे का चाइल्डहुड अगर अच्छा होगा तो वो आगे भी लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। अगर बच्चे को वार्मथ दिया जाएगा, केयर दिया जाएगा, लव शो किया जाएगा, या जो हम कह दें अफेक्शन शो किया जाएगा, तो बच्चा और अच्छा करेगा, है ना। आप उसको सपोर्ट दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप स्पून फीडिंग करवाओ, ये नहीं। देखो, स्पून फीडिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिंग। सपोर्टिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर अच्छे गाइडेंस के साथ आप अगर दोगे उसको, तो फिर वो अपनी लाइफ में अच्छा करेगा, कहीं भटकेगा नहीं। तो वही लिखा है कि पेरेंट्स एंड टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे का जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो वो उसको बहुत अच्छा मिले। क्योंकि इसका रीज़न क्या दे रखा है, दिस इज़ दी एजर्शन, और इसका रीज़न है चाइल्डहुड एक सेंसिटिव पीरियड है डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली फॉर कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो अगर आपके ज्ञान का विकास करना है, आपके क्या बोलते हैं, हाँ, आपके संज्ञान का विकास करना है, या फिर संवेगात्मक विकास करना है, इमोशनल आपको अच्छा बनाना है, तो उसके लिए चाइल्डहुड बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, जिसमें हमने बच्चे को वार्मथ, केयर, लव, अफेक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें, एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऐसा देना होता है। तो ये काम सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है, ये काम टीचर्स का भी है। दैट मीन्स कि जो स्कूल का क्लाइमेट है ना, उसमें टीचर भी अच्छे होने चाहिए हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की बाल्यावस्था का अनुभव बहुत सकारात्मक हो, अच्छा हो। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बाल्यावस्था जो है वो विकास के लिए बहुत संवेदनशील चरण है, संवेदनशील है, मतलब बहुत सेंसिटिव पीरियड है, कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आगे की स्टेजेस भी उसकी प्रभावित रहेंगी। वो फिर चिड़चिड़ा रह सकता है, हो सकता है वो दूसरों से कट ऑफ कर जाए। तो आपको बचपन में ही बहुत उसका खास ध्यान रखना है, उसके संज्ञानात्मक का, उसके नॉलेज का और उसके संवेग का, यानी कि उसके इमोशंस का। तो दैट मीन्स आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू। देखो, दोनों ही अपने अपने लेवल पे ट्रू हैं, कि पेरेंट्स एंड टीचर को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए बच्चे को उसके चाइल्डहुड के समय में। और रीज़न भी ठीक है कि चाइल्डहुड एक बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो दोनों ही ट्रू है, और आर जो है ए को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो उस हिसाब से इसका आंसर जो है वो ए है, और आंसर की सीटेट की उसमें भी यही माना है।
मेरे ख्याल से मैंने आपको इसको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चाइल्ड। अब आपको ये दो लाइंस, मतलब ये जो दो वर्ड्स हैं उस पर आपको गौर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशलाइजेशन क्या होता है, हालांकि इसका एक चैप्टर लेकर आएंगे हम लोग, बट सोशलाइजेशन आप समझ लो कि समाज के साथ उठना बैठना, क्या समाज में सही है क्या समाज में गलत है, क्या आपको मतलब समाज बताते हैं ना कि ये चीज़ गलत है तो इससे दूर रहना है, ये चीज़ सही है तो इस ऐसा ही अपने लाइफ में करते जाना है, तो वो सोशलाइजेशन है। तो ये कह रहा है कि सोशलाइजेशन ऑफ द वेरी यंग चाइल्ड। देखो यंग चाइल्ड, इस पे जोर दो, वेरी यंग यानी कि जो बिल्कुल ही यंग है। यंग है दैट मीन्स कि वो अभी स्कूल वगैरह नहीं गए हैं, वो अभी अपने घर के अंदर ही हैं, क्योंकि वो यंग है, यानी कि 2 से 3 और मतलब 2-3 साल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वेरी यंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है स्कूल इज़ अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल कभी भी प्राइमरी एजेंसी या प्राथमिक संस्था नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा जैसे ही बड़ा होता है या 2 साल का होता है 1 साल का होता है, वो स्कूल नहीं चला जाता। उसको आप फैमिली के इन्वायरमेंट में रखते हो, उसको आप उसके आस पड़ोस का प्रभाव उस पर पड़ता है, उसकी फैमिली का प्रभाव उस पर पड़ता है, जिसके अंदर उसके भाई बहन मम्मी पापा और जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो होते हैं। तो फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है कि जो परिवार है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, यानी कि बच्चा जब एकदम बड़ा होता है, जब 2-3 साल का होता है, तो वो परिवार के अंदर रहता है, और परिवार से ही क्योंकि वो सारी चीज़ें सीखता है, इसलिए फैमिली एक प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का। और जो पीयर ग्रुप आता है वो प्राइमरी कभी नहीं हो सकता, वो सेकेंडरी होता है। देखो स्कूल भी जो है, ये जो स्कूल है ना, स्कूल भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, और पीयर ग्रुप भी सेकेंडरी है, और प्रिंट मीडिया। आप खुद देखो वेरी यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो बोलना भले ही 1-2 शब्द सीख जाएं, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। तो आप प्रिंट मीडिया तो किसी भी एंगल से हम पढ़ नहीं सकते, ये सेकेंडरी में जाएगा। यानी कि जब वो बड़ा होता जाएगा तब वो धीरे धीरे अपने पीयर ग्रुप से मिलेगा, अपने सहपाठी समूह से मिलेगा, या फिर वो चीज़ों को पढ़ेगा, कोई बुक पढ़ेगा, समाचार पत्र पढ़ेगा, मैगजीन पढ़ेगा, तब जाके भी उसका सोशलाइजेशन होगा। तो इस हिसाब से आंसर की आपका जो है सीटेट का वो भी सेकंड है, और आंसर भी इसका सेकंड ही है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। बस आपको सोशलाइजेशन में ये समझना है कि प्राइमरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है। प्राइमरी मतलब जो प्राथमिक है, जब बच्चा जस्ट एकदम बॉर्न हुआ है तो वो स्कूल नहीं चला जाता, वो अपने फैमिली के अंदर रहता है, तो फैमिली ही सबसे पहले उसको प्रभावित करती है, या फैमिली से ही वो अपना सोशलाइजेशन समाजीकरण, जैसे नमस्ते करना है ना, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, ग्रीट करना, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करना या सुप्रभात या जो भी है, बच्चा ऐसे सीखता है। कोई घर में आ जाए तो उसको सबसे पहले पानी पूछना है, फिर चाय पूछना है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें ये हम अपने घर परिवार से सीखते हैं, तो इसे सोशलाइजेशन कहते हैं। सो दैट इज़ आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। ये तो थ्योरी बेस्ड है। आपको किस किस की थ्योरी पता होनी चाहिए? जीन पियाजेट की थ्योरी पता होनी चाहिए। सो जीन पियाजे की थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। कोलबर्ग की थ्योरी आपको पता होना चाहिए, वाइगॉस्की की थ्योरी आपको पता होना चाहिए। इन तीनों की थ्योरीज तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों पर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं अब जीन पियाजे क्या कहते हैं और ये क्वेश्चन किस बारे में है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट सीज टू एग्जिट व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। ठीक है। अब देखो क्या है, मान लो एक बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा जो है वो अपनी सेंसेस से देखता है, ठीक है, मतलब सेंसेस का इस्तेमाल करता है, ठीक है, टच करके, टेस्ट करके, फील करके, आँखों से, सुन के, सूंघ कर, मतलब नोज से स्मेल करके, तो अपने सेंसेस से सीखता है बच्चा शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। यानी कि मान लो कि बच्चा एक टॉय से खेल रहा था या किसी चीज़ से खेल रहा था, लेकिन आपको लगा कि यार ये बच्चा अपनी आँख में मार सकता है, इससे किसी दूसरे को मार सकता है, उसको हार्म पहुँच सकता है, तो आपने उस चीज़ को हटा के रख दिया, मतलब आपने उस चीज़ को हटा दिया। अब बच्चा जो है उसकी ज़िद कर रहा है कि नहीं मैंने उसको देखा था, आप वापस लेकर आओ, वो चीज़ वापस दो, मतलब ऐसे ज़िद कर रहा है। दैट मीन्स कि जो चीज़ अगर आंखों से ओझल हो जाए, मान लो आपने हटा दिया, आपने उसके आंखों के दायरे से हटा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हटा दिए तो वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ है, अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो वो आपसे मांग सकता है। तो ये होता है सेंसरी मोटर में। लेकिन
कभी कभी प्री ऑपरेशनल तक चला जा सकता है, कभी कभी प्री ऑपरेशनल तक जा सकता है, लेकिन आंसर सेंसरी मोटर ही होगा, क्योंकि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। तो यानी कि जब वो उसकी आंखों के सामने कोई चीज़ नहीं है तो सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है ना वो आंखों में, तो आंखों से सेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब वो देख नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो चीज़ अभी भी है तो उसको वो ला कर दो, ये है इसका मतलब। क्योंकि देखो कभी कभी ये होता था ना कि बच्चा हंसता है, कैसे हंसता है, जब हम मान लो बच्चा जो है बच्चा हमें देख रहा है, तो हम अपने चेहरे पर अगर अपने दोनों हाथ रख लें और ऐसे करते हैं ना, झाँ ऐसे करते हैं कुछ, है ना, बच्चे के साथ वो हंसता है, तो उसको लगता है कि मम्मा जो है या कोई जो भी उसके साथ खेल रहा है वो गायब हो गया है। लेकिन जैसे ही वो हाथ हटाते हैं तो उसको लगता है कि मम्मी या फिर जो भी उसके साथ खेल रहा है वो वापस आ गया है। तो ये है कि उसको लगता है कि अगर ऐसे हाथ रख ले दैट मीन्स वो चीज़ गायब हो गई है, और अगर हाथ हटा लिया और उसको उस बच्चे को उनका चेहरा दिख रहा है जिनके साथ वो खेल रहा है, दैट मीन्स वो चीज़ वापस आ गई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो चीज़ उसने देख ली है उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, भले ही उसकी आंखों के सामने वो अभी चीज़ ना हो, इसलिए बच्चा जिद भी करता है। तो ये सेंसरी मोटर के अंदर आती हैं चीज़ें, मेरे ख्याल से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो ये मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेज है चिल्ड्रन की जब वो ऐसा समझने लगते हैं कि ऑब्जेक्ट डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट, यानी कि जब आंखों से उनको उनकी आंखों के दायरे से जब वो चीज़ हटा दी जाए तो उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अभी भी हैं, इसलिए वो उस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए जिद कर सकते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। तो ये आपका सेंसरी मोटर है, दैट इज संवेदी गामक, ठीक है, जिसमें बच्चा अपनी सेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और आंसर की में भी यही है और एक्चुअल आंसर भी इसका यही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें लिखा है अ चाइल्ड प्लेइंग विथ पेबल्स, A child playing with pebbles discovers that two sets of two pebbles each add up to a total of 4. This experience of the children is termed as. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताती हूँ, ये मेरा ही एग्ज़ाम था, मतलब ये वाला एग्ज़ाम का जो पेपर है 1 फरवरी का, ये मेरा था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इस वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ठीक है, ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों हुआ है मैं उसके पीछे का रीज़न भी बता दूंगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इसका आंसर जो है ये इसका आंसर जो है कंजर्वेशन, वो क्यों है ये हम समझते हैं। इसका आंसर है संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। अब देखो यहाँ पे लिखा है अ चाइल्ड प्लेइंग विथ पेबल्स, एक जो बच्चा है वो कंकड़ों से खेल रहा है, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है, डिस्कवर करता है दैट टू सेट्स ऑफ टू पेबल्स। इसका मतलब क्या है, टू सेट्स ऑफ टू पेबल्स मतलब ये एक पत्थर का सेट हो गया और ये एक पत्थर का सेट हो गया, तो टू सेट्स ऑफ टू पेबल्स, दो पेबल्स का दो सेट, सेट 1 एंड सेट 2, ठीक है। तो ईच ऐड अप टू अ टोटल ऑफ 4। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब इन सबको ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 4 पेबल्स मिल जाएंगे, 4 कंकड़ मिल जाएंगे। दिस एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ट टर्म्ड एज, अब इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन, और मैंने गलती से सेंट्रेशन कर दिया, ठीक है, गलती से इन द सेंस मुझे नहीं पता मैंने क्या सोचा उस समय और मैंने सेंट्रेशन कर दिया, जबकि सेंट्रेशन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर कंजर्वेशन होगा। अब देखो कंजर्वेशन क्यों है, क्योंकि बच्चे को ये समझ आ गया है कि चाहे बेशक दो सेट हों, दो अलग अलग सेट हों, सेट 1 हो और सेट 2 हो, चाहे कंकड़ों के दो अलग अलग सेट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको मिला लोगे तो है तो वो कंकड़ ही ना, अगर आप उसको प्लस कर दोगे तो वो 4 बनेंगे, दैट इज बच्चे को कंजर्वेशन अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया था सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, कि मुझे लगा कि बच्चा अभी एक ही चीज़ पे केंद्रित है कि ये 2 सेट्स हैं पेबल के, और उस तरह से आई डोंट नो उस टाइम पे एग्जामिनेशन प्रेशर होता है या क्या, मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन जब मैं घर आई और उसके बाद जब मैंने आंसर की देखी, जब मैंने अपना रिस्पॉन्स देखा, तब मुझे समझ आया कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई है। तो ये क्यों है इसका आंसर वो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 सेट्स ऑफ 2 पेबल, यानी कि एक सेट 1 एक सेट 2, तो ये 2 पेबल्स हैं, और इन दोनों को अगर ऐड भी कर दिया जाए तो ये 4 कहलाएंगे, क्योंकि है तो ये अलग ही ना, मतलब है तो ये कंकड़ सेम ही, तो आप इसको ऐड कर दोगे तो ये 4 पेबल्स हो जाएंगे। तो कंजर्वेशन बच्चे को अचीव हो गया। कंजर्वेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे हमने वो पढ़ा था ना, मतलब हम वो ऐसा पढ़ते हैं अपने उसमें कि एक बीकर है जैसे, तो एक बीकर के अंदर मान लो कोई आपने 1 लीटर एक वो डाला, 1 लीटर का कुछ लिक्विड डाला, पानी डाल दिया मान लो, तो एक बीकर ऐसे चौड़ा और लंबा सा है और एक बीकर ऐसा है। तो अगर आप इसमें 1 लीटर डालोगे तो ऑब्वियसली क्योंकि इसकी विड्थ या चौड़ाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पानी कम लगेगा और बच्चे को इसमें पानी ज़्यादा लगेगा। तो बच्चा कहेगा कि ये वाला जो पानी है, हालांकि पानी दोनों में सेम अमाउंट का है, लेकिन बस
थोड़ा सा उसका फ़र्क है, लेंथ और उस चीज़ का फ़र्क है, चौड़ाई लंबाई का फ़र्क है, ये लंबा थोड़ा ज़्यादा है, ये चौड़ा थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चे को लगेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, जबकि पानी तो बिल्कुल सेम है। तो यानी कि बच्चे को अभी कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि 1 लीटर पानी को चाहे आप बाल्टी में डाल दो, चाहे आप मग्गे में डाल दो, चाहे आप किसी बड़े से कप में डाल दो, वो 1 लीटर ही रहेगा। चाहे आप कटोरी में डालो, चाहे आप उसको प्लेट में डाल दो, थाली में डाल दो, वो तब भी उतना ही रहेगा। यानी कि उसको कंजर्वेशन अचीव हो गया है। पर अगर नहीं मानता वो इस चीज़ को, दैट मीन्स कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ है, तो इसका आंसर कंजर्वेशन होगा। मेरे ख्याल से मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं आता है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप फिर से मुझे मतलब आप कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर कि ये अभी भी क्लियर नहीं है, तो मैं किसी और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप इनको समझ ज़रूर लेना। ये क्वेश्चंस अभी नहीं तो आपके बाकी के एग्जाम्स में ज़रूर आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये बहुत ईजी है। Nisha ensures to finish given homework to avoid the shame that she may be subjected to by her teacher for not doing homework. अब होता क्या है कि निशा जो है उसको अपना काम जल्दी से कंप्लीट करना है, इसलिए नहीं कि उसको सीखने को मिलेगा, बल्कि इसलिए कि कहीं टीचर मुझे डांट ना दे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। एज पर लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, दिस रिप्रेजेंट्स रीजनिंग एट डैश स्टेज। ये कौन सी स्टेज की रीजनिंग है, तो उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि देखो कोई फॉर्मल कन्वेक्शनल नहीं होता। पहली बात तो औपचारिक परंपरागत कुछ जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है इनकी थ्योरी में। प्री कन्वेक्शनल है, कन्वेक्शनल एंड पोस्ट कन्वेक्शनल है। ठीक है, प्री कन्वेक्शनल आपको बस ये पता होना चाहिए कि पूर्व परंपरागत में, जिसमें बच्चे को मॉरलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके अंदर बस वो इस चीज़ से सीखता है कि अगर डांट पड़ रही है दैट मीन्स ये चीज़ गलत है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है दैट मीन्स ये चीज़ ठीक है। तो बस पनिशमेंट की डर की वजह से वो ऐसा कर रहा है, तो वही प्री कन्वेक्शनल है। या फिर उसका इसमें खुद का कुछ इंटरेस्ट है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि इसमें बच्चे का खुद का कुछ इंटरेस्ट है, यानी कि मुझे अगर कुछ मिलेगा तो मैं वो काम करूँगा। ठीक है, जैसे कि प्री कन्वेक्शनल में पहला स्टेज आता है कि इसके अंदर बोलते हैं कि अगर आपको पनिशमेंट मिल रही है, आप पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हो, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हो कि अगर मम्मी ने मुझे डांट दिया इस चीज़ के लिए या फिर थप्पड़ मारा या कुछ भी किया तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो मोरालिटी उसकी ऐसी होती है, बाहर की तरफ से होती है कि मम्मी ने बोला है तो ये नहीं करना है, मतलब इस पर डांट पड़ रही है तो ये इस चीज़ अवॉइड करनी है। फिर होता है कि मैं ये काम तभी करूँगा जब मुझे कुछ इसमें से मिलेगा, यानी कि वो बेनिफिट ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे मम्मी कह देती हैं कि दही लेकर आ जा, या धनिया लेकर आ जा, या कुछ ऐसा पनीर लेकर आ जा, तो वो कहता है मैं क्यों जाऊँ, बहुत गर्मी हो रही है ना। या फिर मतलब जैसे गर्मी का टाइम आ ही रहा है तो वो बोल देगा कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं तो नहीं जाऊँगा या मैं तो नहीं जाऊँगी। फिर मम्मी कहेंगे कि जो पैसे बचेंगे तुम रख लेना, तो तब वो बिल्कुल भागा भागा जाएगा। क्यों, या भागा भागा जाएगी क्यों, क्योंकि उसका उसमें कुछ बेनिफिट है। तो ये प्री कन्वेक्शनल है, इसकी बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। अब आता है सेकेंड, दैट इज कन्वेक्शनल। इसमें क्या है कि इसमें पहला जो आता है, पहला जो इसमें चीज़ आती है वो है गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन। गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन, इसका मतलब ये होता है कि मैं अच्छा लड़की हूँ या अच्छा लड़का हूँ, बस इतना सुनने के लिए, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से ये सुनने के लिए वो काम करता है या काम करती है, तो ये कन्वेक्शनल है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापक के द्वारा उसे शर्मिंदा किए जाने से बच सके, यानी कि टीचर के डांट से बच सके, या फिर टीचर उसको शर्मिंदा करे, उसको शेम फील हो, इस चीज़ से बच सके। तो ये आता है परंपरागत के अंदर, कन्वेक्शनल के अंदर। और कन्वेक्शनल के अंदर मैंने आपको बता दिया गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अभिविन्यास, के मतलब बस हमें अच्छा अच्छा कहें इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आपको कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आया, आपका गलत हो गया, दैट मीन्स आपको कोलबर्ग का थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सीटेट में तो आपने जैसे तैसे कर लिया, यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग ज़रूर है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। ठीक है, ये तो फिर भी आपका क्वालिफाइड के लिए एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए एग्जामिनेशन होता है, बट वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली वाइगॉस्कीज थ्योरी मेनली फोकस ऑन। तो सबसे पहले आपको थ्योरी पता होनी चाहिए इन सबकी। जैसे जीन प्याजे जो हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कि संज्ञान का विकास कैसे होता है, तो उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, सेंसरी, मोटर और ये सारी की सारी, प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल। तो ये सब क्या है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन स्टेजेस में क्या है। फिर आपने
फिर ये इनके कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, जो हम बाद में पढ़ेंगे इसको बाद में। और उसके बाद कोलबर्ग की थ्योरी भी पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मल, ये तो आपने पहले ही डिलीट कर दिया ना। अब आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, इनमें से भी आपको पता होना चाहिए कि किस में ये आंसर है। तो इसीलिए आपको अपनी थ्योरीज को क्लियर करते हुए चलना चाहिए। अब आता है ली वाइगोत्स्की। ली वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है वो है सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी, अगर आपको इतना भी पता है तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे, ठीक है। हालांकि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही हिस्सा, ये कॉग्निशन का ही हिस्सा है। मतलब जो ली वाइगोत्स्की का थ्योरी है वो कॉग्निशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन नाम उन्होंने क्या दिया है, सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है। हालांकि एक बच्चे के कॉग्निशन, उनके दिमाग का विकास, उसी चीज़ की बात करते हैं। तो अब इतना भी पता होगा, अगर आपको नहीं पता इस थ्योरी में क्या है, लेकिन इतना ज़रा सा पॉइंट भी पता होगा तो भी आप इस आंसर को कर सकते थे। यहाँ लिखा है ली वाइगोत्स्की's थ्योरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डैश ऑन डैश डेवलपमेंट, यानी किसी चीज़ के डेवलपमेंट की बात हो रही है। देखो, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और इमोशनल, पहली बात तो ये इमोशनल उसकी बात नहीं करते, ये सिंपल बात करते हैं कि समाज से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। देखो, समाज में एडल्ट होते हैं, ठीक है। एडल्ट कौन होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, या फिर उनसे भी सीख सकता है। मतलब एक जो बच्चा होता है वो उनसे भी सीख सकता है जो किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हो। अगर मान लो वो किसी एक एक क्षेत्र में या फिर किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप उनसे भी सीख सकते हो। तो ये सोशल की बात करें कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, आपसे छोटा बच्चा भी आपको कुछ चीज़ सिखा सकता है, आपसे छोटे बच्चे भी आपको कुछ चीज़ सिखा सकते हैं, क्योंकि वो भी समाज का पार्ट है। और आपके कल्चर से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो ये सोशल कल्चरल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है ये ली वाइगोत्स्की करते हैं। दैट मीन्स कल्चर टूल्स का जो एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर टूल्स, कि आपके कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के कॉग्निशन पे। यानी कि अगर आपको ये 2 भी टर्म्स पता होते ली वाइगोत्स्की के, कि सोशल कल्चरल थ्योरी नाम है, दैट इज़ कल्चर आ रहा है और ये कॉग्निटिव की बात करता है, आपका काम बन जाता। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। अब इसकी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। वाइगोत्स्की जो थे, उनके पास उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने अपने बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। और वो ना पहले से पहले बच्चों को जैसे चीज़ें सिखाते थे, जैसे किचन में ले जाके कुकिंग करवाते थे, या जो भी वो काम करते थे उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करते थे, तो बच्चे अपने एज से पहले ही कुछ चीज़ें सीख गए। दैट मीन्स कि बच्चा जो है अपनी एज से पहले अपने बाकी के लोगों को देखकर, जो उनसे थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं या उनसे बड़े हैं, एडल्ट हैं, उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीख लेता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं है। एट्रीब्यूशन पैटर्न एंड मॉरल डेवलपमेंट का बात तो वैसे भी कोई और करता है, कोलबर्ग करते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट पे इन्होंने कुछ बात नहीं करी है, बस कल्चरल टूल्स का, कि हमारे कल्चर का, क्योंकि हमारा कल्चर भी हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो हमारे कल्चर का डेवलपमेंट, मतलब हमारे कल्चर का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारे दिमाग पर, हमारे कॉग्निशन पे, उससे हमारी नॉलेज बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये है ली वाइगोत्स्की की थ्योरी का। तो आंसर आपका क्या होगा, 3rd हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। और आंसर की में भी यही है। तो यही है कि अगर आपको बस इनकी थ्योरी का नाम भी पता होता तो भी आप आराम से कर सकते थे। हालांकि मैं यही कहूँगी कि आपको पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फॉलोइंग ली वाइगोत्स्की। अगेन ली वाइगोत्स्की पे ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जब बच्चे को ज़रूरत पड़े तो टीचर या पेरेंट्स या फिर मोर नॉलेजेबल अदर, दैट इज़ MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो किसी एक क्षेत्र में आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप उससे मदद ले सकते हो। तो उसे क्यूज़ देना चाहिए, उसे हिंट देना चाहिए, ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, मचान, इसको मचान कहते हैं। या फिर इसको हम एक और चीज़ के नाम से भी जानते हैं, पाड़, इसको पाड़ भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ली वाइगोत्स्की का थ्योरी, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, ठीक है। हिंट्स एंड क्यूज, देखो क्यूज वैसे ना थिएटर आर्टिस्ट के उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। थिएटर होता है ना, थिएटर आर्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें डायलॉग, आपको क्या नेक्स्ट डायलॉग बोलना है उसका एक हिंट दिया जाता है, उसका एक क्यू दिया जाता है, उसे क्यू कहते हैं। तो आपको, मतलब टीचर को स्टूडेंट को, मतलब एक टीचर को एक स्टूडेंट को अगर वो कहीं अटक रहा है या फिर उसे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, तो उसे हिंट भी दे सकता है, उसे थोड़े से क्यूज़ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये ली वाइगोत्स्की का थ्योरी है जिसमें एक टीचर को ऐसा करना चाहिए। तो ये फर्स्ट ही इसका आंसर है। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट इसका आंसर है तो बाकी क्यों नहीं है, तो बाकी भी पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स, किसी भी टीचर को, किसी भी बच्चे को रोकना नहीं चाहिए कोलैबोरेशन करने से, ग्रुप में सीखने से कभी नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। या फिर डिस्कशंस अमंग स्टूडेंट,
देखो, वैसे डिस्कस करने से आपको लग रहा होगा कि डिस्कस चर्चा की वजह से पूरा क्लास का माहौल ख़राब हो सकता है, बच्चे बातें करने लग जाएंगे। नहीं, ये एक्चुअल डिस्कशन की बात हो रही है। तो रिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन, यानी कि किसी भी टीचर को किसी भी हालत में बच्चों को घुलने मिलने से रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, उनको कोलैबोरेट करने दो और डिस्कशन करने दो। तो रिस्ट्रिक्ट वर्ड आ गया, ये तो वैसे भी अच्छा पॉइंट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन तो आपने बच्चे पे लगानी नहीं है, उसको डिस्कवर करने दो ना, चाहे वो डिस्कस करके हो, चाहे वो ग्रुप में सीख के हो। थर्ड इज प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ एडल्ट इन स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था अभी, कि जो एडल्ट होते हैं, जो या फिर उनसे थोड़े से किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या जो एडल्ट हो, उनसे बच्चा सीख सकता है। जैसे मैंने आपको ये वो स्टोरी बताई थी ना, कि वो अपने बच्चों को किचन में ले जा कर के कुछ कुछ सिखाते थे, या वो बच्चे देखते थे, ऑब्जर्व करते थे और वो सीख जाते थे। ठीक है, तो बच्चों को इन्वॉल्व किया। तो यहाँ पे लिखा है कि आप ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करो जिसमें एडल्ट्स का कोई इंटरफेरेंस ही ना हो। तो ये तो गलत है, एडल्ट्स का तो इंटरफेरेंस होना चाहिए। हमें देख के तो बच्चा सीखता है। तो क्या लिखा है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इसका आंसर है कि हमेशा टीचर को संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को पाठ प्रदान करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा हिंट देना चाहिए। तो ये तो आंसर है ही। अब आंसर 2 क्यों नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी के बीच सहभागिता और चर्चाओं को प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो प्रतिबंध तो आपको किसी भी हालत में नहीं लगाना है, कभी भी। ठीक है, फिर हाँ, शोर शराबा हो ज़्यादा तब आप लगा सकते हो, पर वैसे नहीं। फिर आता है थर्ड, विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि कोई इंटरफेयर आप नहीं करोगे। तो ऐसा भी नहीं है, इंटरफेरेंस तो करना पड़ेगा। बच्चा तो जो है वो एडल्ट से सीखता है। फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ नेगेटिव री फॉर टू कंडीशन स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी कि बार बार बच्चे के साथ नेगेटिव री का इस्तेमाल करो। नेगेटिव री का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ हटा ली, जैसे फ़ोन पे ज़्यादा खेलता है तो फ़ोन ही पीछे हटा दिया, दिया ही नहीं फ़ोन, मतलब ये बोल रहे कि तुम बिना फ़ोन के रहोगे, ये भी गलत है। आपको उसे समझाना चाहिए कि इसका जुडिशियस यूज़ कैसे करें, मतलब इसको तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप उससे छीन ही लो। तो ये ऐसा नहीं करना कि विद्यार्थी के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार, यानी कि बार बार नकारात्मक पुनर्बन, थप्पड़ लगा देना उसको, है ना, उसको कुछ बुरा भला बोल देना, ये सब तो करना ही नहीं है। तो इसलिए सेकंड थर्ड फोर्थ तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। अगर आपको थ्योरी भी नहीं पता है तो भी आप फर्स्ट पे टिक कर लेते, क्योंकि हाँ, टीचर को हमेशा बच्चों की थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, कहीं पे वो अटक रहा है तो उसको स्कैफोल्डिंग देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिव्स प्राइमेसी टू। प्रोग्रेसिव, और हम ये अपने ईवीएस के वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। जो ईवीएस का मैंने वो करवाया था ना, क्या बोलते हैं उसको, पेडागोजी, जब हम कर रहे थे तो हमने प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात की थी। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। अब देखो, प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिव्स प्राइमेसी टू, जो आपका प्रगतिशील कक्षा होता है उसमें किसकी प्रधानता, निम्न में से किसे प्रधानता दी जाती है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब है, बोलते हैं ना, आपकी प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए। केवल यही नहीं कि टीचर जो है अपनी मर्जी से पढ़ाए और चला जाए, आपको बच्चे के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टीचर्स प्रेफर स्टाइल ऑफ टीचिंग, बिल्कुल नहीं। अध्यापक द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके, भाई जो बच्चा है, ठीक है, जो टीचर है, सॉरी, वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा सकता। मतलब ऑब्वियसली, मतलब सारी चीज़ें वही देखता है कि उसको क्या पढ़ाना क्या नहीं, लेकिन उसको बच्चे को भी देखना चाहिए। तो बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, जितना भी ग्रुप है, जो भी बच्चा है, वो किस तरीके से सीख सकते हैं, उस स्टाइल को आप लेकर आओ, बजाय इसके कि टीचर जो स्टाइल में पढ़ाना चाहता है या उसके लिए जो प्रेफरेबल है वो करो, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में केवल इस पे ध्यान दिया जाता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल नहीं। पाठ्यक्रम को पूरा करना नहीं, ऐसा नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट हो, बच्चे को कुछ समझ भी तो आना चाहिए। सिलेबस आप तो आज कंप्लीट करा दो, पर बच्चे को समझ तो आना चाहिए। एग्जाम सेंटर्ड पेडागोजीज, यानी कि परीक्षा केंद्रित शिक्षार्थियों को। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्राइमेसी देता है एग्जाम सेंटर्ड की, बस एग्जाम निकल जाए इतना ही काफ़ी है, बिल्कुल नहीं। इसमें दिया जाता है, जो प्राइमेसी है वो स्टूडेंट्स के ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस को दिया जाता है, कि बच्चों का क्या वो है, ओपिनियन है, बच्चे का क्या अनुभव है या क्या मत है, उसको इंपॉर्टेंस दो, बजाय इसके कि टीचर अपनी मर्जी से पढ़ा के चला जाए, या सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या बस एग्जाम सेंटर्ड हो कि मतलब एग्जाम निकल जाए इसलिए हम कर रहे हैं, ये नहीं। बस ये है कि स्टूडेंट्स के ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका फोर्थ होगा, और आंसर की में भी यही है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स कंसेप्शलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अब एक चीज़ ध्यान रखो, हॉवर्ड गार्डनर कौन है, तो आपको उनकी भी थ्योरी पता होनी चाहिए। कि जो हॉवर्ड गार्डनर हैं वो बेसिकली ये कहते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे थ्योरीज थे जो कहते थे कि इंसान जो है ना, अगर वो मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, किसी चीज़ में अच्छा है, तभी वो आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा, तभी वो इंटेलिजेंट है। यानी कि एक सिंगल
आई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिने जो थे या उनसे उनके आसपास के जितने भी ऐसे थ्योरिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि एक सिंगल काफ़ी है। मतलब एक सिंगल इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर है, दैट मीन्स वही आपको आपका जीवन पार लगाएगी। तो ये गलत है, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंट अलग अलग टाइप की हो सकती है। किसी के पास लिंग्विस्टिक हो सकती है, कोई बोलने में अच्छा हो सकता है। किसी के पास स्पाशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, कि स्पाशियल इंटेलिजेंस वैसे उनमें होती है होम डेकोर्स और जो इन तरह की चीज़ों में होते हैं ना, कि इस स्पेस का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, है ना, इंटीरियर डेकोरेशन जिनको हम कहते हैं। तो उसकी बात हो रही है कि आपके ज़िंदगी में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, बजाय एक तरह की। कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है, कोई स्पाशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, किसी का बॉडीली का एनेस्थेटिक अच्छा हो सकता है कि वो अपनी बॉडी का अच्छे से यूटिलाइज, मतलब यूटिलाइज इन द सेंस अपने बॉडी का इस्तेमाल कर पाए, या वो फ्लेक्सिबल हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, फर्स्ट इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज मोर एक्यूरेट प्रिडिक्टर ऑफ वन सक्सेस इन लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन होगा, आपका जो आईक्यू होगा, मतलब आपका आईक्यू अगर ज़्यादा है दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे, और जिनका आईक्यू कम है वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये फर्स्ट जो लाइन है वो कह रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, कि आपका आईक्यू डिसाइड करता है कि आप कितना अच्छा लाइफ में कितना सक्सेस करोगे। ऐसा नहीं है। आईक्यू अच्छा है, पर मान लो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स ही नहीं है, तो कैसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, आप क्रिएटिव ही नहीं हो, तो ये भी तो मैटर करती, ये भी तो चीज़ होती है ना। इसलिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि एक इंसान जो है आगे लाइफ में कितना सक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन इज इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से। आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बहुत शोर शराबा है, आप कुछ चीज़ सोच ही नहीं पाओगे, इतना शोर शराबा है, आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इन्वायरमेंट, आपके जो इतने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं, और यहाँ पे लिखा है प्रभावित नहीं करते, तो ये तो और गलत है। फिर नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल पजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ये बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो सीटेट की आंसर की है उसमें भी थर्ड बिल्कुल सही है, कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के अंदर इंटरपर्सनल स्किल होते हैं, कि इंटरपर्सनल का मतलब है कि एक दूसरे से बात करके उसके बारे में जानना कि उसको क्या दिक्कत है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपनी बात कहना, उसकी बात सुनना, इंटरपर्सनल होते हैं। तो किसी के पास ये इंटेलिजेंस होती है, किसी के पास अपने आप को जानने के लिए इंटेलिजेंस होती है, इंट्रापर्सनल, है ना, अपने आप को जानना कि मेरे को क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी नहीं हूँ, ये जानना। किसी के अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है, जो जैसे बोलते हैं ना, वो बॉडीली काइनेस्थेटिक में वो फ्लेक्सिबिलिटी, योगा के पोस्चर्स बहुत अच्छे कर लेते हैं उस तरह से, तो किसी के पास वो वाली इंटेलिजेंस होती है। किसी के पास लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, किसी के पास मैथमेटिको लॉजिकल की इंटेलिजेंस की वो होती है। तो ये सब हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है कि इतने प्रकार की इंटेलिजेंस है, और इंसान जो है अलग अलग उसमें अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, बजाय एक प्रकार की। ठीक है, लास्ट आता है फोर्थ, ये भी देख लेते कि है तो क्यों नहीं है। फोर्थ इज ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर बेस्ट मेजर ऑफ इंटेलिजेंस लेवल्स ऑफ स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रुप टेस्ट ले लिया तो वो सबसे अच्छा तरीका है, नहीं। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, दैट इज इंडिविजुअल के पास डिफरेंट तरह के डिफरेंट इंटेलिजेंसेस होते हैं एज पर हॉवर्ड गार्डनर। तो ये आपकी आंसर की है, आप लोग एक बार देख भी लेना, मिला भी लेना, और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, समझो कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो हमने ये फर्स्ट ये सारे कर लिए हैं, और ये 1 फरवरी 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जामिनेशन का एनालिसिस था, जिसमें हमने सिर्फ 10 क्वेश्चंस किए हैं अभी। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें हम और 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे CDP के, जो उसी शिफ्ट के हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के हैं और उसी एग्ज़ाम के हैं। तो आपको ये ज़रूर से देखना चाहिए, और अगर आपका ये शिफ्ट नहीं भी है तो भी आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि आपको आगे DSSB है ना, DSSB DSSB का एग्ज़ाम देना है, आपको KVS का एग्ज़ाम देना है, आपको अलग अलग तरह के जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, जो आपको जॉब दिलाते हैं, आपको उनका एग्जामिनेशन देना है। तो उसके लिए आपको बेसिक्स एकदम टू द पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 10 क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे पहले आप इस चीज़ को पढ़ लेना। आपको कहीं पर भी कुछ डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आप लोग के जितने भी मार्क्स आते हैं ना, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपका कैसा गया एग्जामिनेशन। और हाँ, एक दूसरी चीज़ है कि मैं अपनी ID नीचे डाल दूंगी, अगर उसमें आप लोग के शिफ्ट का एनालिसिस करना है CDP का या किसी सेक्शन का, तो आप मुझे वो भी भेज सकते हो। ठीक है, ओके, सो बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।